नमस्ते मित्रों। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पर सारे हिंदी भाषियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी हिंदी भाषा दिन दुना रात चौगुना उसका विकास होते रहे। यही कामना मैं सबसे पहले यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। पढ़ने को तो अनेक भाषाएं पढ़ने को मिलती है जीवन में, लेकिन हिंदी भाषा बनने जैसे मौके दोबारा नहीं मिलते, दोबारा नहीं मिलते। ऐसा अगर हम कहेंगे तो गलत होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं तो बार बार कहता हूं कि निज भाषा उन्नति आहे, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के शूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के शूल। ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने भाषा का महत्व विशद करते समय कहा था। ऐसी महत्वपूर्ण होती है अपनी निज भाषा, उसी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। हर एक राज्य की अपनी मातृभाषा होती है, वैसे हर एक राष्ट्र की जो भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी को ये राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला है अपने संविधान के द्वारा, और इसी कारण हर साल 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हिंदी का महत्व इस दिन के दृष्टि से हम देखते हैं। मनुष्य पशु से अलग है, इसके कई कारण हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्य के पास अगर कौन सी होगी तो मनुष्य के पास उसकी अपनी भाषा है, और इसी कारण मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ माना जाता है। भाषा की परिभाषा करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं श्याम सुंदर दास? दोबारा मैं आपको बताता हूं कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए, अपने विचार के अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। इस प्रकार से भाषा के बारे में श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। तो बाबूराव सक्सेना क्या कहते हैं, देखिए, उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनके समष्टि रूप को भाषा कहा जाता है। और भाषा संवाद का महत्व का माध्यम होती है। अगर एक दूसरे को भाषा समझ में नहीं आएगी तो संवाद नहीं हो सकता। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण संत तुकाराम ने उनकी एक रचना में दिया था। उन्होंने कहा था, कानडीने केला मराठी भ्रतारू, एकाची उत्तरू एका नये। कानडीने केला मराठी भ्रतारू, पत्नी कन्नड़ है और पति महाराष्ट्रियन है। कर्नाटक की पत्नी है और महाराष्ट्र का पति है। दोनों की शादी हो जाती है। पति को पत्नी की भाषा नहीं आती और पत्नी को पति की और पति को पत्नी की, दोनों को एक दूसरों की भाषा नहीं आती, तो फिर बहुत मुश्किल होता है संवाद करना। वैसे ही किसी भी राष्ट्र के कामकाज को सुचारू चलाने के लिए, लोक व्यवहार को सुचारू चलाने के लिए सारे लोगों को अवगत होने वाली भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी जरूरी है। और इसी कारण हमारी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सारे राष्ट्र को एकता में पिरोने का काम और बोलने और सुनने में बहुत ही आसान भाषा होने के कारण
राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे प्राप्त हुआ है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम तथा उनके भावना का विकास करने का काम पर किसके द्वारा होता होगा, तो वो भाषा के द्वारा होता है। हमारे भारत जैसे देश में तो अनेक भाषाएं हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जिस भाषा को बोला तथा समझा जाता है वह भाषा है हिंदी। भारत में तो अनेक भाषाएं, लेकिन सबसे सभी लोगों को समझ में आने वाली और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इस देश में अगर कौन सी भाषा होगी तो हिंदी भाषा है। और इसी कारण हमारे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। जगत के 3 वे क्रमांक पर हमारी हिंदी भाषा का स्थान हमें देखने को मिलता है। जगत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी है ऐसा कहा जाता है, और दूसरे स्थान पर अंग्रेजी है, और तीसरे स्थान पर हिंदी भाषा को स्थान मिला हुआ है। लोकतंत्र के अनुसार सबसे ज्यादा हिंदी को बोलने वाले लोग इस देश में होने के कारण लोकतंत्र में जिनकी बहुमत होता है उसे ही महत्व मिलना चाहिए। इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हिंदी राष्ट्रभाषा के यहाँ पर स्थान पर हमें दिखाई देती है। अब हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों, इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में निर्माण हो सकता है, और इसी कारण उसका उत्तर देना भी जरूरी है। क्योंकि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों देना चाहिए और दिया गया, तो इसका पहला कारण यह है कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान अगर किस भाषा का रहा होगा तो हिंदी का रहा है। इसके बारे में अगर मैं कहूं तो 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदुस्तानी में ही चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव ही रखा गया। कांग्रेस पक्ष उस समय का जो था उसने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इसके पहले कांग्रेस की रपट अंग्रेजी में लिखी जाती थी, लेकिन अब सारे कांग्रेसियों ने यह तय किया कि नहीं, इसके बाद जो भी हमारा कामकाज होगा वह अंग्रेजी में नहीं तो हिंदी में होगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ हमें देखने को मिलता है। 1937 में महाराष्ट्र के फैजपुर में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, इसके सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया। कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, देखिए, हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में हिंदी जानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए देश का अंतर प्रांतीय काम राजभाषा हिंदी में ही होना चाहिए। अंतर प्रांतीय कामों में अंग्रेजी भाषा का व्यवहार हमारे गौरव के विपरीत और राष्ट्रीय भावों की जागृति और उनके प्रचार के लिए हानिकारक है, इसीलिए हम हिंदी का ही प्रयोग करते रहेंगे। इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस ने फैजपुर के अधिवेशन में 1937 में यहाँ पर पारित किया था, और इस प्रस्ताव से भी हिंदी को बढ़ावा मिला है। 1937 से 38 में राष्ट्रभाषा कांग्रेस के सम्मेलनों में यहाँ पर राष्ट्रभाषा हिंदी को महत्व मिला है। हिंदी भाषा का यहाँ पर प्रचार और प्रसार करने में कई लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनमें लोकमान्य तिलक का योगदान हम नहीं भूल सकते। उन्होंने हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रवाणी कहा है। राष्ट्रवाणी ये शब्द प्रयोग सबसे पहले अगर हिंदी के लिए किसने किया होगा तो वो लोकमान्य तिलक थे। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। इस प्रकार का विचार सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने ये बात कही थी। 1903 में उन्होंने हिंदी केसरी निकाला है। जैसे मराठी में उन्होंने समाचार पत्र निकाला, अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाला, वैसे ही 1903 में उन्होंने केसरी नामक उनका जो समाचार पत्र है वो हिंदी में निकाला है। इससे ये समझ में आ जाता है कि लोकमान्य तिलक हिंदी को बहुत बढ़ावा देने में सबसे आगे रहे हैं।
गांधी के आग्रह से तिलक ने 2 महीने में हिंदी बोलना सीखा है। पहले तिलक जी को भी हिंदी बोलना नहीं आता था। महात्मा गांधी के आग्रह से उन्होंने 2 महीने में ही हिंदी भाषा बोलना सीखा है या हिंदी को अवगत किया है। हमारी हिंदी भाषा के विकास में दूसरा जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा वह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 1909 में उन्होंने कहा था कि सभीयों को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, सभीयों को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और 1917 में दूसरी गुजरात शिक्षा परिषद जो हुई थी उसमें भी महात्मा गांधी ने कहा था, अगर गहरे पेट पर हम सोचे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती और न उसे बनना चाहिए। राष्ट्रभाषा बनने के लिए 5 बातें आवश्यक है और वो 5 बातें हिंदी के पास है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। राष्ट्रभाषा बनने के लिए 5 बातें जो हिंदी के पास है वो अंग्रेजी के पास नहीं है। कौन सी 5 बातें हिंदी के पास है या किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसके पास कौन सी 5 बातें होनी जरूरी है, उसके बारे में यहाँ हम देख सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए वह भाषा सुलभ हो। किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए? उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए जो भाषा सरकारी कर्मचारियों के लिए सुलभ हो। दूसरी जो बात है, पूरे भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार विनिमय जिन भाषा के द्वारा हो सकता है उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और ये ताकत तो हिंदी में ही दिखाई दी है महात्मा गांधी को। भारत में उसका लोग काफी प्रयोग करते हो, उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए जिस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग भारत के लोग करते हो। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी उस समय सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा थी। राष्ट्र के लिए सरल हो, और महत्व की बात क्या है, राष्ट्र के सभी लोगों के लिए वो भाषा सरल हो। और 5वीं बात कही, उसके दूरगामी परिणाम अच्छे हो। उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के बाद उसके दूरगामी परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए। और हिंदी के बारे में हम अगर देखें तो उसे अगर हम राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भी अच्छे होने वाले हैं, ऐसा गांधी जी का कहना था। और गांधी कहते हैं कि मेरे लिए हिंदी का प्रश्न तो स्वराज्य का प्रश्न है। जितना स्वराज्य मुझे महत्व का लगता है उतना ही राष्ट्रभाषा हिंदी को यह दर्जा मिलना भी मेरे लिए स्वराज्य के जैसा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार की बात महात्मा गांधी उस समय कहते हैं जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। इनकी प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुई है। किनकी प्रेरणा से? महात्मा गांधी की प्रेरणा से। मेरी मातृभाषा कितनी ही खामियां क्यों न हो, मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूंगा जैसे बच्चा अपनी माँ की छाती से। क्या कहते हो कि मेरी मातृभाषा में, मेरी राष्ट्रभाषा में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन तो भी मैं उसी तरह उसे चिपका रहूंगा जिस तरह से एक माँ से बच्चा चिपका रहता है। और इसी कारण राष्ट्रभाषा हिंदी तो हमें माँ के समान है और इसी कारण उससे ही हमें चिपक के रहना चाहिए। अपने पुत्र देवीदास, महात्मा गांधी ने अपने पुत्र देवीदास जी को हिंदी प्रचार के लिए दक्षिण में भी भेजा था। तो देखिए कितना बड़ा योगदान महात्मा गांधी का इस हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में रहा है। गांधी ने गुजरात विद्यापीठ में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया था। उन्होंने कहा था गुजरात विद्यापीठ के लोगों को कि हिंदी ये विषय अनिवार्य रखा जाना चाहिए और रखने के लिए उन्होंने मजबूर किया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली और उसी दिन बीबीसी के भाषण में केवल एक पंक्ति का संदेश देते हुए महात्मा गांधी ने जो बात कही थी, जो एक ही वाक्य कहा था, वो बहुत महत्वपूर्ण है बीबीसी पर। क्या कहा था? दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, यानी वो हिंदी जानता है। ये बात इससे हम निकाल सकते हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में योगदान दिया है। और वो भी कहते हैं कि आज हिंदी मान ली गई तो अपनी सरलता, व्यापकता और क्षमता के कारण यह किसी प्रांत विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि सारे देश की भाषा हो सकती है। ये बात उस समय आपको मालूम होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कही थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज जो स्थापित की थी, उस आजाद हिंद फौज की विभिन्न टुकड़ियों को हिंदी नाम दिए थे। कमांड भी हिंदी में ही दिए जाते थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो उन्होंने कहा है ना, ये भी सारे स्लोगन उनके हिंदी में ही हमें सुनने को मिलते हैं। मोटोरी सत्यनारायण संविधान परिषद में इनका और बाबा साहब अंबेडकर का हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में मोटोरी सत्यनारायण और बाबा साहब अंबेडकर दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ ही साथ आर्य समाज जिनका बहुत बड़ा योगदान हिंदी को बढ़ावा देने में रहा है। आर्य समाज के जो 28 नियम थे, उनमें प्रत्येक आर्य व्यक्ति के लिए हिंदी आना अनिवार्य नियम बनाया गया था। स्वामी दयानंद स्वयं गुजराती थे। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की निर्मिति उन्होंने गुजराती में नहीं की, तो हिंदी भाषा में की है। सारा कामकाज हिंदी में होता था। व्याख्यान शास्त्रार्थ हिंदी में ही होता था और पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही होता था। किसका? आर्य समाज का। और इसी कारण हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा तक ले जाने में जिनका और महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमें आर्य समाज का भी उल्लेख हमें अभिमान से करना चाहिए। एक बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों दिया गया, तो बोलने वाले हमारे देश में 60% से ज़्यादा हिंदी बोलने वालों की संख्या हमारे देश में है। हिंदी सीखने में आसान है। आप देखेंगे कि उनकी फिल्में, मालिकाएं, छोटे छोटे बच्चे भी आज हिंदी आसानी से बोलते हैं और इसी कारण बोलने में, सीखने में बहुत आसान भाषा है। हिंदी में बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हमें दिखाई देता। हिंदी का साहित्य भी बहुत समृद्ध है। एक जमाने में चंद्रकांता, ये साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध था। हमारे हिंदी का रामचरितमानस हो, सूरदास हो, तुलसीदास, कबीरदास, प्रेमचंद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हिंदी में होकर चले गए। विपुल और समृद्ध साहित्य हिंदी का रहा है। दूसरी बात, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के पीछे की यह है कि हिंदी सभी प्रकार के भावों को पचा सकने की ताकत रखती है। उस भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए कि जिस भाषा में सारे भावों को यहाँ पर पचा सकने की क्षमता हो, और ये क्षमता हिंदी के पास हमें देखने को मिलती है। हिंदी में और एक विशेषता यह है कि विकसनशीलता है हिंदी भाषा में। और एक बात, हम लिपि में सुबोधता तथा वैज्ञानिकता है। हिंदी की जो लिपि देवनागरी है, उसमें सुबोधता भी हमें दिखाई देती है और वैज्ञानिकता भी दिखाई देती है। और इसी कारण हिंदी राष्ट्रभाषा बनने के लिए अन्य भाषाओं से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही है। शब्द भंडार भी हिंदी का बहुत ही विस्तृत है और इसी कारण भी राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को इन कारणों के कारण मिला हुआ हमें देखने को मिलता है। अपनी संस्कृति अपना देश, अपनी भाषा अपना वेश। अपनी संस्कृति अपना देश, अपनी भाषा अपना वेश, सारे सहज सुखों का सार। सारे सहज सुखों का सार, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। इसलिए अपना देश है, अपनी संस्कृति है, तो अपनी भाषा होनी चाहिए। ये विचार हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसी कारण 14 सितंबर 1949 या 50 से 1949 को हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 से इस देश के संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में लागू किया है। 27 मई 1952 में राष्ट्रपति ने आदेश निकाला। 1963 में नियम की भी बात आई है। 1976 में नियम बने। आज दक्षिण में हिंदी प्रचार सभा काम कर रही है। 4 प्रांतों में
200 संस्थाएं आज हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। धारा 343 से 351 तक राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में संविधान में लिखा गया है। धारा 343 से 351 तक इसमें एक बात जो कही गई कि 15 साल तक अंग्रेजी को हिंदी के साथ रखा गया था। वैसे तो इसे के बारे में और आगे कहा था कि अगर 15 साल तक हिंदी और अंग्रेजी बराबर चलते रहेंगे, अगर एक ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विरोध किया तो दर्जे के बारे में, राष्ट्रभाषा के दर्जे के बारे में सोचा जाएगा। ये बात इसमें नहीं होनी चाहिए थी जो रखी गई, और जिसका दुष्परिणाम आज हम देखते हैं कि नाम के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी रही है और काम के लिए और महत्व के लिए तो अंग्रेजी को ही बढ़ावा मिलता हुआ हमें देखने को मिलता है। और इसका कारण यही है कि संविधान में 15 साल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को रखकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती उस समय हो चुकी है। छोटे छोटे राष्ट्रों को अगर आप देखेंगे तो हर एक राष्ट्रों ने अपनी अस्मिता के रूप में अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। जैसे कि जापान बहुत छोटा राष्ट्र है, लेकिन उनकी अपनी भाषा ही वहाँ राष्ट्रभाषा के स्थान पर है। पाकिस्तान इतना छोटा राष्ट्र, लेकिन उन्होंने उर्दू को, आपने देखा होगा कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। लेकिन हमारे जैसे इतनी विशालकाय राष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी हिंदी को कहने के लिए राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर उनके साथ अंग्रेजी रखी गई है। ऐसा दुगुना व्यवहार हमारे राष्ट्रभाषा के साथ होता हुआ हमें देखने को मिलता है। जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, हम तो ऐसा कहेंगे कि जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु नीरा और मृतक समान है। क्या कहा है यहाँ पर? कवि कहता है कि जिसे अपने निज भाषा का तथा निज देश का अभिमान नहीं है, वह तो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। पशु भी नहीं तो मरे हुए व्यक्ति के समान है। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपने देश का और अपने देश की भाषा का यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो गर्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस राष्ट्र के व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है। आज हम देखते हैं कि न्यायालय में असील की भाषा दूसरी होती है और न्यायाधीश की भाषा अंग्रेजी होती है। अगर असील को अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो उस असील को न्याय कैसा मिलेगा? इसलिए ये दुगुनी जो यहाँ पर व्यवस्था चल रही है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। पार्लियामेंट, सदन अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर हमारी हिंदी में वो पात्रता नहीं है ऐसा आपको लगता है, तो पात्रता के पहले राष्ट्रभाषा का दर्जा फिर दिया क्यों? कि कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा पद भी अगर हासिल करना हो तो पात्रता अगर है तो ही पद उसे दिया जाता है। अगर हिंदी में वो पात्रता नहीं थी राष्ट्रभाषा बनने की तो फिर उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया क्यों गया? और दिया है तो फिर इसके साथ अंग्रेजी को क्यों रखा जा रहा है? ये सवाल हमारे जैसे हिंदी प्रेमियों के मन में निश्चित रूप से उभरते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, दूसरे की माँ कितनी भी सुंदर हो, अपनी माँ का स्थान नहीं ले पाती। वैसे अंग्रेजी कितनी भी हमें सुंदर लगे, लेकिन वो सौतेली माँ है और हिंदी हमारी सगी माँ है। सगी माँ के साथ सगी माँ के जैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए। प्रेमचंद ने तो कहा था कि अंग्रेजी ये गुलामी का प्रतीक है। हथकड़ी किसी चोर के हाथ में पहनाई जाती है, चाहे वह हथकड़ी सोने की क्यों न हो, लेकिन वो गुलामी का प्रतीक होती है। वैसे अंग्रेजी कितनी भी महत्वपूर्ण भाषा हो, उन्होंने हमारे देश पर 150 साल तक हमें गुलामी में रखा है और इसी कारण अंग्रेजी को वह स्थान नहीं मिलना चाहिए जो आज मिल रहा है। उसकी जगह पर हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान हिंदी भाषा का रहा है। हम देखते हैं कि हर एक राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, अपना एक गीत होता है और अपनी एक भाषा होती है। वैसे हमारे देश में भी हिंदी को निश्चित रूप से राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। और इसी कारण भाषा को अगर सही अर्थ में हम स्थान नहीं देंगे तो हमारी आज़ादी
अधूरी रहेगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद 6 महीने बाद मुझे कोई सदन या विधानसभा में अंग्रेजी बोलते दिखेगा तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। और उनके जन्म दिवस पर ही उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी अंग्रेजी में भाषण कर रहे थे। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस गांधी ने कहा था कि आजादी के 6 महीने बाद अगर कोई व्यक्ति किसी सदन में अंग्रेजी में बोलता पाया जाएगा तो क्या करूंगा, मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। ऐसा जिस गांधी ने कहा था, उसी गांधी के जन्म दिवस पर उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव अंग्रेजी में बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे हिंदी भाषा के साथ होती हुई हमें देखने को मिलती है। हमें अंग्रेजी से नफरत नहीं है, लेकिन उसके अति पर साशंकता है। वह तो हमें गुलामी में रखने वाली भाषा का प्रतिनिधित्व करती है और अंग्रेजी पाठशालाएं आज दिन ब दिन बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है और हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति हम थोड़े से चिंतित होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार हिंदी को सीखिए ऐसे नारे लगाता है और दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा को, चाहे उसे शिक्षा में कंपलसरी के रूप में रखना हो, चाहे उसे अंग्रेजी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खोलने के लिए अनुमति देना हो, तो ये जो दुगुनी नीति हिंदी के साथ सरकार की चल रही है, इसे बदलना जरूरी है। हिंदी के विकास में जो रुकावटें आई है उसके कुछ कारण है कि अंग्रेजी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना होने के कारण भी प्रांतों की भाषाओं को महत्व मिलने के कारण हिंदी के विकास की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के कार्यों का भी हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी प्रेम हमें देखने को मिलता है। हिंदी प्रदेशों का स्वार्थ भी यहाँ हिंदी को पीछे धकेलने में काम कर रहा है। शिक्षा शास्त्रियों की भी हिंदी भाषा की बढ़ोतरी के प्रति उदासीनता दिखाई देती है। राजनीतिक चालें भी हमें देखने को मिलती है। हिंदी वालों की भाषा हिंदी वालों को हमें सीखनी चाहिए। हिंदी वालों को भी ये गरूर नहीं करना चाहिए कि हमारी भाषा ही सारे देश को सीखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हिंदी वालों को भी अहिंदी भाषा क्षेत्र की भाषाएं सीखनी चाहिए ताकि अहिंदी भाषाओं को हिंदी सीखते समय कोई अलग यानी उसके मन में भाव पैदा न हो पाए। तो कई बार ऐसे दलीलें दी जाती है कि हिंदी में वो ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते जो अंग्रेजी से प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ये भी दलील दी जाती है कि दक्षिण भारत का इस भाषा के लिए विरोध है, लेकिन ये कहना गलत है क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे फिल्म क्षेत्र के बहुत सारे नायक नायिकाएं दक्षिण भारत से ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये दलील भी गलत है। और हिंदी में ज्ञान भंडार नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना भी स्वार्थपूर्ण है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी के द्वारा भी बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के प्रचार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी भाषा क्षेत्र के बारे में नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी, हिंदी विद्यापीठ देवघर, अखिल भारतीय संस्था संघ नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद बिहार, राष्ट्रभाषा परिषद पटना, इस प्रकार की 17 संस्थाएं यहाँ पर हिंदी भाषा क्षेत्र के बारे में हिंदी भाषा के प्रचारार्थ कार्य करते हुए हमें दिखाई दे रही है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी प्रचार करने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई, अब उसे मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई कह सकते हैं, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, महाराष्ट्र राज्य सभा पुणे, उसके बाद असम राष्ट्र भाषा समिति गुवाहाटी, केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलोर, मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाला, हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई, इस प्रकार के कई हिंदी क्षेत्रों में भी हिंदी प्रचार के लिए संस्थाएं काम कर रही है। हिंदी दिल दिमाग की भाषा है, अंग्रेजी रोजी और रोटी तथा सम्मान की भाषा है, प्राकृतिक व्यवहार, खाना पीना, भय अपने भाषा में ही होता है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहूँगा कि मानस भवन में आर्यजन
जिसकी उतारे आरती। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती। इस प्रकार का विचार हमें हिंदी के बारे में करना चाहिए। हिंदी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमें हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा पत्र व्यवहार करना चाहिए। विश्वविद्यालय में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते, इस दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए। सरकारी कामकाज, बैंकों का, रेल का कामकाज तो आज चल रहा है, लेकिन उसे और ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हिंदी का पाठ्यक्रम अनिवार्य करना चाहिए। कार्यालयों में, संसद में, न्यायालय में इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयुक्त करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास करना जरूरी है। और इसीलिए मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि अन्य भाषा भाषियों के लिए, चाहे अंग्रेजी के मेरे मित्र कोई सुनते हो तो वो गलत न समझे कि हम अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजी तो जगत को देखने की खिड़की के रूप में बताई जाती है। जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिस राष्ट्र का मैं वासी हूँ उस राष्ट्र के भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने के लिए मुझे हिंदी का ही हिमायती होना चाहिए। और इसी कारण अंग्रेजी की का विरोध करते हुए हमें हमारी राष्ट्रभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, इस प्रकार का विचार हम करते हैं। मैं इतना ही अन्य भाषियों के लिए कहूँगा कि अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख। अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख। हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। हमारे हिंदी के हिंडोलों में अगर मेरे अन्य भाषा भाषियों आप बैठोगे तो आपको निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। यही इस दिवस के रूप पर मैं आश्वस्त आप सभी को, अन्य भाषा हिंदी को छोड़कर अन्य भाषा भाषियों को आश्वस्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस देश की राष्ट्रभाषा को सही अर्थ में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो। और इसलिए मुझसे लेकर आप सभी लोग प्रामाणिकता से प्रयत्न करें, तभी जाकर कहीं हम 14 सितंबर को सही अर्थ में राष्ट्रभाषा दिवस मना पाएंगे। अन्यथा जो दुगुनी चाल शुरू से चल रही है, बस वह अगर हम चलते रहेंगे तो एक दिन हिंदी केवल नाम के लिए राष्ट्रभाषा रहेगी और अंग्रेजी ही इस देश की प्रमुख भाषा बन जाएगी। तो ये जो हमें भविष्य दिखाई दे रहा है, तो भी मैं इस भविष्य को सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ कि आगे चलकर हमारी हिंदी का स्थान निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में बढ़ता चलेगा और इस राष्ट्र की सही अर्थ में हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी और वो बननी चाहिए। इस प्रकार की कामना व्यक्त करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। नमस्ते। जय हिंदुस्तानी, जय हिंदी।